कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे सबसे बड़े सपने और हमारे बीच बस एक ही चीज की दूरी है? और वो है ओवरथिंकिंग। हाँ, अत्यधिक सोचना। ये रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। मतलब किसी दोस्त को एक मैसेज भेजने से पहले 100 बार सोचना। कहीं वो बुरा ना मान जाए। बिल्कुल। या फिर कोई नया काम शुरू करने से पहले मन में वो डर पाल लेना कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। हाँ, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो फंसते ही हैं। आज की दुनिया में तो ये और भी बढ़ गया है। कैसे? हर तरफ से जानकारी, सलाहें, दूसरों की सफलता की कहानियां हमारे दिमाग पर एक तरह से विचारों की बमबारी होती रहती है। इससे किसी एक रास्ते पर चलना और मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास शौर्य कपूर की किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग पर आधारित कुछ स्क्रिप्ट्स हैं और हम इन्हीं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा। हमारा मकसद इन स्रोतों से उन प्रैक्टिकल विचारों को निकालना है जो हमें इस सोचने के जाल से निकालकर सीधे एक्शन लेने में मदद कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि लेखक के अनुसार ओवरथिंकिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। तो क्या है ये? ये एक मानसिक ऊर्जा की बर्बादी है। मतलब ये हमारी मेंटल एनर्जी को सोख लेती है और फिर जब जरूरी काम करने का वक्त आता है तो हम पहले से ही थके हुए महसूस करते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम असल दुनिया में लड़ने से पहले ही अपने दिमाग में हार जाते हैं। तो चलिए इसी लड़ाई को जीतने के तरीके ढूंढते हैं। किताब में ओवरथिंकिंग की स्थिति के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है। कौन सा? मानसिक लकवा, मेंटल पैरालिसिस। लेखक शौर्य कपूर कहते हैं कि जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम असल में सोचने की वजह से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। ये एक बहुत गहरा नजरिया है। इसका मतलब है कि हम उस समय समस्या का हल नहीं ढूंढ रहे होते, नहीं, बल्कि अपने दिमाग में ही नई नई समस्याएं बना रहे होते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। हाँ, और ये सवाल हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जैसे हमारे पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, थोड़ा सोचना और योजना बनाना तो जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। कोई भी बड़ा काम बिना सोचे समझे तो शुरू नहीं किया जा सकता। तो फिर प्लानिंग करने और इस मानसिक लकवे के बीच की लाइन क्या है? हम कैसे पहचाने कि अब हम सोचने नहीं बल्कि फंस रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, योजना बनाना एक सीधी रेखा में चलने जैसा है। आप प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पर विचार करते हैं और एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन ओवरथिंकिंग एक गोल चक्कर में घूमने जैसा है। आप एक ही विचार पर बार बार लौट कर आते हैं बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। आप समाधान नहीं बल्कि और ज्यादा चिंताएं पैदा कर रहे होते हैं। मतलब जब सोचना हमें क्लैरिटी देने के बजाय और ज्यादा उलझा दे तो समझ लेना चाहिए कि हम ओवरथिंकिंग के जाल में हैं। एग्जैक्टली। और इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है जिसका जिक्र किताब में किया गया है। हमारा दिमाग असल में हमें खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह। हाँ, हजारों साल पहले यही होता था। कोई भी नई चीज, कोई भी अनजाना रास्ता खतरा हो सकता था। इसलिए हमारा दिमाग आज भी हर स्थिति का सबसे बुरा पहलू पहले दिखाता है। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आज की सुरक्षित दुनिया में हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। ये हमें उन काल्पनिक खतरों से डराता है जो असल में है ही नहीं। तो अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें इस लकवे की स्थिति में धकेल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ी उलझन है। क्या किताब में इससे बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता बताया गया है? हाँ, और मुझे लगता है कि किताब का सबसे शक्तिशाली विचार यही है। समाधान बहुत ही सीधा और सरल है। एक्शन ही सबसे बड़ा इलाज है। सोचना नहीं, करना। हाँ, लेखक का तर्क है कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी सोचने से नहीं बल्कि काम करने से आती है। एक्शन ही सबसे बड़ा इलाज है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी, खासकर तब जब दिमाग में 100 तरह के डर चल रहे हों। उस डर पर काबू पाकर पहला कदम कैसे उठाया जाए? इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक बताई गई है। क्या है वो? उसे 5 सेकंड रूल कहा गया है। जब भी आपके दिमाग में किसी काम को टालने का या उस पर जरूरत से ज्यादा सोचने का विचार आए तो बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। 5 4 3 2 1। और 1 पर पहुंचते ही बिना सोचे समझे शारीरिक रूप से उस काम की तरफ बढ़ जाएं। क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब क्या होता है जब कोई काम 5 सेकंड में शुरू करने के लिए बहुत बड़ा या डरावना लगे, जैसे किसी को अपनी कंपनी का आइडिया पिच करना हो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 5 सेकंड रूल का मकसद आपको पूरा काम खत्म करने के लिए मजबूर करना नहीं है। तो फिर पहला सबसे छोटा कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है।
अगर आपको आइडिया पिच करना है तो 5 4 3 2 1 गिनकर सिर्फ अपना लैपटॉप खोलिए और प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड बनाइए। या उस व्यक्ति को ईमेल लिखने के लिए ड्राफ्ट खोल लीजिए। बिल्कुल। एक बार जब आप गति में आ जाते हैं तो आगे का रास्ता आसान लगने लगता है। ये उस रुकी हुई ट्रेन की तरह है जिसे धकेलने के लिए शुरुआत में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। और शायद यहीं पर पूर्णता से बेहतर प्रगति यानी प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन का सिद्धांत भी जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। कई लोग इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि वे सही समय या परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पहला प्रयास ही शानदार हो। हाँ, और लेखक इसे एक बहुत बड़े भ्रम की तरह देखते हैं। परफेक्शन एक मंजिल है, शुरुआती बिंदु नहीं। किताब में कार की हेडलाइट वाली एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। क्या है वो? जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं तो हेडलाइट्स हमें पूरी मंजिल एक साथ नहीं दिखाती है ना? नहीं, वो बस आगे का कुछ रास्ता ही रोशन करती हैं। पर हम भरोसा करते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। जिंदगी में एक्शन लेना भी ठीक ऐसा ही है। हमें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाना है। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है इसे देखने का। ये पूरी योजना को एक ही बार में समझ लेने के दबाव को हटा देता है। बिल्कुल। और एक्शन लेने से न सिर्फ काम आगे बढ़ता है, बल्कि ये हमारे अंदर एक और बहुत जरूरी चीज बनाता है। क्या? जो इस पूरी समस्या की जड़ से जुड़ी है। यह हमारे आत्मविश्वास को बनाता है। आत्मविश्वास, सही कहा। किताब में इसकी तुलना एक मांसपेशी से की गई है। मतलब जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतनी ही मजबूत होती है। हाँ। और इसे समझाने के लिए हाथी के बच्चे और एक पतली जंजीर की एक बहुत ही मर्मांतिक कहानी सुनाई गई है। अच्छा, वो कहानी? जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक पतली सी जंजीर से बांध दिया जाता है। वो उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दिन रात जोर लगाता है, पर अपनी कम ताकत की वजह से तोड़ नहीं पाता। आखिरकार वो हार मान लेता है। और फिर जब वही हाथी बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है, जी, इतना कि वो एक पेड़ भी उखाड़ सकता है, तब भी वो उस पतली सी जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे बस जंजीर का एहसास ही काफी होता है रुकने के लिए। ये कहानी सुनकर तो मुझे भी सोचना पड़ गया कि मेरी अपनी कौन सी पतली जंजीरें हैं जिन्हें मैंने सच मान लिया है। पर असल जिंदगी में ये जंजीरें अदृश्य होती हैं। हम इन्हें पहचाने कैसे और फिर तोड़ने की हिम्मत कहाँ से लाएं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी ओवरथिंकिंग और खुद पर शक ही वो पतली जंजीरें हैं। अच्छा। फलताएं या गलतियां हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं और हम मान लेते हैं कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं या मैं ये नहीं कर सकता। लेखक जोर देकर कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारी पिछली असफलताएं हमारी पहचान नहीं है, वे सिर्फ डेटा हैं। सिर्फ डेटा? हाँ, वे हमें सिखाती हैं कि क्या काम नहीं करता, बस। तो इस जंजीर को तोड़ने का तरीका भी वही है, एक्शन? हाँ, लेकिन यहाँ एक्शन का मतलब है रोज छोटे छोटे लगातार एक्शन लेना। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है, इसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे जिम में जाकर हम अपनी मांसपेशियां बनाते हैं। हर छोटी जीत, जैसे किसी प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक देना, या किसी अजनबी से बात करने की हिम्मत जुटाना, या किसी मुश्किल काम को सिर्फ शुरू करना, ये सब आपके आत्मविश्वास रूपी मांसपेशी के लिए एक वर्कआउट की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। और शायद इसी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दें। शौर्य कपूर साफ लिखते हैं, तुलना खुशी को मार देती है। बिल्कुल। ये ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा ईंधन है। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता की हाईलाइट रील देखते हैं और उसे अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से तुलना करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी बात है, खासकर आज के दौर में। समाधान ये है कि हम अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों की रफ्तार पर नहीं। हर किसी का सफर अलग होता है, शुरुआत अलग होती है और मंजिलें भी अलग होती हैं। अपनी कल की परफॉर्मेंस को आज की परफॉर्मेंस से बेहतर बनाना ही असली जीत है। सही कहा। तो हमने मानसिकता में बदलाव की बात कर ली, एक्शन के महत्व को समझ लिया। अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकते हैं। क्या किताब में कुछ ठोस आदतें या टिप्स दिए गए हैं? हाँ, 3 बहुत ही असरदार टिप्स दिए गए हैं। बताइए। पहला है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप इसका मतलब है कि सोने से पहले या सुबह उठकर आपके दिमाग में जो भी डर, चिंताएं या विचार चल रहे हैं, उन्हें बिना सोचे समझे एक कागज पर लिख दें। लिखना इतना कारगर क्यों होता है? विचार तो वही लेते हैं। क्योंकि जब विचार दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं तो आप उन्हें बाहर से देख पाती हैं,
वो आपके अंदर का अनियंत्रित शोर नहीं रहते, बल्कि एक बाहरी समस्या बन जाती है जिसे आप सुलझा सकती हैं। उनका वजन कम हो जाता है। हाँ, और वे ज्यादातर समय असल से कहीं ज्यादा छोटे लगने लगते हैं। ये दिलचस्प है। दूसरा टिप क्या है? दूसरा है 2 मिनट रूल। ये बहुत सीधा है। अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है, जैसे किसी ईमेल का जवाब देना, हाँ, या बिस्तर ठीक करना या बर्तन सिंक में रखना, तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। उसे अपनी टू डू लिस्ट में डालकर सोचने का मौका ही नहीं देना ये चाहिए। छोटी छोटी जीतों से दिन की शुरुआत करने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। और तीसरा टिप तो सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है, चिंता का समय, वरी टाइम। क्या इसका मतलब है कि हम जानबूझकर चिंता करने के लिए बैठें? बिल्कुल, ये सुनने में अजीब है लेकिन बहुत प्रभावी है। दिन में 15 मिनट का एक समय तय कर लें, मान लीजिए शाम 5 बजे, जब आप बैठकर सिर्फ चिंता करेंगे। उस समय आप अपने हर डर के बारे में जमकर सोच सकते हैं। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये होता है कि जब दिन के दूसरे समय में कोई चिंताजनक विचार आए, तो आप अपने दिमाग से कह सकते हैं, इस पर हम शाम 5 बजे बात करेंगे। इससे आप अपनी चिंताओं को एक समय सीमा में बांध देते हैं, ताकि बाकी का पूरा दिन वे आपको परेशान ना करें। इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो राहुल की स्टार्टअप वाली कहानी याद आती है, जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, बताइए। राहुल नाम का एक लड़का था जो 3 साल तक सिर्फ सोचता रहा कि उसे एक स्टार्टअप शुरू करना है। वो फंडिंग, मार्केट रिसर्च और सबसे बढ़कर लोग क्या कहेंगे के बारे में सोच सोचकर परेशान था। 3 साल, ये ओवरथिंकिंग की असली कीमत है। समय। 3 साल की सोची समझी निष्क्रियता। बिल्कुल। उसके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब बस बहुत हुआ सोचना। तो उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के साथ। पहले महीने में सिर्फ 5 ऑर्डर आए। कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन उस छोटे से एक्शन ने उसके सबसे बड़े डर को खत्म कर दिया। उसे समझ आया कि फेलियर उतना डरावना नहीं है जितना वो सोच रहा था। और उस एक्शन ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया होगा। हाँ, और उसी आत्मविश्वास के दम पर वो अपने स्टोर को धीरे धीरे बेहतर बनाता गया। आज वही छोटा सा स्टोर एक सफल ब्रांड बन चुका है। ओवरथिंकिंग ने उसे 3 साल पीछे रखा, लेकिन एक छोटे से एक्शन ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये कहानी इस पूरी चर्चा का सार है। ज्ञान और योजना अपनी जगह है, लेकिन असल बदलाव हमेशा एक्शन से ही आता है। तो इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो हमारे श्रोताओं के लिए इसका असल मतलब क्या है? वो अपनी जिंदगी में क्या लेकर जा सकते हैं? अगर हम इस किताब से मिली सीखों को समेटें तो 5 प्रमुख बातें सामने आती हैं। 1, पहला, ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं है, ये आपकी मानसिक ऊर्जा और आपके समय को खत्म करने वाला एक चोर है। दूसरा, सोचने का सबसे बड़ा और एकमात्र इलाज है एक्शन लेना, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा, आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, ये एक मांसपेशी है जिसे अभ्यास से रोज छोटी छोटी जीतें हासिल करके बनाया जाता है। चौथा, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। आपका मुकाबला सिर्फ आपके कल से है, किसी और से नहीं। और पांचवा, सबसे जरूरी, और 5वां, आपकी सपनों की जिंदगी कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों और एक्शन का ही नतीजा है। और शायद सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी हासिल करना सिर्फ पहला कदम है। बिल्कुल। असली जादू तब होता है जब हम इस जानकारी पर एक्शन लेते हैं। किताब पढ़ना या ये चर्चा सुनना आसान है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम उस एक छोटे से काम को करने का फैसला करेंगे जिसे हम कल पर टाल रहे थे। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो सीधा किताब की भावना से प्रेरित है। जरूर। ऐसा कहा जाता है कि अंत में हम उन कामों के लिए नहीं पछताते जिनमें हम असफल हुए, बल्कि हम उन मौकों के लिए ज्यादा पछताते हैं जो हमने डर की वजह से लिए ही नहीं। उस हाथी की तरह जो इस पतली जंजीर को ताउम्र अपनी सीमा मानता रहा। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो मैं भी एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। एक छोटा सा सवाल खुद से पूछने के लिए, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आप पिछले कई दिनों से सिर्फ सोच रहे हैं और जिसे आप आज इसी वक्त उठा सकते हैं? अगर इस चर्चा ने आपके सोचने के तरीके में 1% का भी बदलाव किया है, तो हमारा ये प्रयास सफल रहा। और हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सा एक काम है जिसे आप पिछले कई दिनों से सिर्फ सोच रहे हैं और शायद आज इसे शुरू करने वाले हैं। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें आपके अनुभव जानने में खुशी होगी।
ऐसी ही गहरी और जीवन को बेहतर बनाने वाली चर्चाओं के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। याद रखिए, आप जो सोच सकते हैं वो आप बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप सोचना छोड़कर करना शुरू करें।